ग्लोबल टॉक के ताज़ा एपिसोड में हाजिर हूं मैं खालिद रज़ा खान। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है कि साउथ एशिया यानी जनूबी एशिया, दक्षिण एशिया में जो इस्लामोफोबिया है और जिस तरह की सियासत हो रही है उसका क्या असर पड़ रहा है पूरे इलाके में, पूरे क्षेत्र में, पूरे खित्ते में, उस पर हम आज बात करेंगे। और बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में डॉक्टर मोहम्मद सोहराब साहब, जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया के एकेडमी ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। अब जो पूरी हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं से इस्लामोफोबिया को लेके काफ़ी कंसर्न है लोगों में, ख़ास तौर से मुसलमानों में और बाकी तमाम लोगों में। पूरा खित्ता जो है, पूरा इलाका इस्लामोफोबिया को लेकर काफ़ी असरअंदाज हुआ है। आप इसको किस तौर पर देखते हैं? देखिए, दो तीन चीज़ें हैं बुनियादी तौर पर, मैं उसी से शुरू करता हूं। और वो ये कि इस्लामोफोबिया एक नस्ल परस्ती, रेसिज्म का हिस्सा है। इस्लामोफोबिया जो है वो एक रेसिज्म यानी रेसिस्ट एटीट्यूड, रेसिज्म, रेसिस्ट पॉलिसी का एक हिस्सा है, जिसको हम लोग नस्ल परस्ती कहते हैं। साउथ एशिया के तनाजुर में इसको कंसेप्चुअलाइज करना, इसको इमेजिन करना नामुमकिन नहीं है, मुश्किल ज़रूर है। इसका वजह यह है कि ये नस्ल परस्ती साउथ एशिया में कभी रहा नहीं है। ये खित्ता दुनिया का वाहिद खित्ता है, मैं मान के चलता हूँ, कि जहाँ नेशनलिटीज़ यानी मुख्तलिफ तरह के कौमें एक साथ रहती आ रही हैं और बहुत ही लंबी तारीख है उसका ना। और यह इस खित्ते का जो मल्टीकल्चरलिज्म है वो बहुत ही विजिबल है। वो दुनिया की मल्टीकल्चरलिज्म से बिल्कुल मुख्तलिफ है। विजिबिलिटी के फॉर्म्स में शुरू से रहा है, 1000 and 1000 ईयर्स के। इस्लाम जब यहाँ पे आया तो यहाँ के मल्टीकल्चरलिज्म में कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आई। एक नए एलिमेंट का, एक नए बाब का इजाफा हो गया। पहले ही से ये पूरा खित्ता, जिसको हम लोग साउथ एशिया कहते हैं या बर्रसगीर कहते हैं, ये जो है मुख्तलिफ कौमों का, मुख्तलिफ ज़बान बोलने वालों का, मुख्तलिफ नस्ल का, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों का रहा है। और ये इसकी लंबी तारीख है और बड़ी कॉम्प्लेक्स तारीख है। कभी इस्लामोफोबिया रहा नहीं है। लोग एक दूसरे से नफरत नस्ल के बुनियाद पे, मजहब के बुनियाद पे, ज़बान के बुनियाद पे डिफरेंसेज रहा हो, इख्तलाफात रहा हो, लेकिन नफरत नहीं रहा। दोनों में बुनियादी फ़र्क है कि इख्तलाफात हो जाना और नफरत होना, ये दोनों दो चीज़ें हैं। तो इख्तलाफात रहे हैं, नफरत नहीं रहा। लेकिन आज के दौर में, खासकर चंद वर्षों से जो इस देश में, इस खित्ते में जो पॉलिसीज़ हैं और जिस तरह के नई जहनियत पैदा हो रही है, नई पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल साइकोलॉजी पैदा हो रही है, वो कहीं ना कहीं इस नस्ल परस्ती को जन्म दे रहा है। और ये जो नस्ल परस्ती है, ये इसका जो पहले ही बताया कि इस्लामोफोबिया एक नस्ल परस्ती का हिस्सा है। तो अब जो साउथ एशिया में जो नस्ल परस्ती जो सर उठा रहा है, ये बिल्कुल इस्लामोफोबिया के शकल में आ रहा है। आखिर वजह क्या है कि अचानक एक खास हालिया अरसे में अगर देखें, हालिया दिनों में, तो म्यांमार की बात करें, श्रीलंका की बात करें या हिंदुस्तान हो, तमाम इन पूरे खित्ते में अचानक इस्लामोफोबिया को लेकर देखिए, ये बहुत माकूल आपने सवाल किया है। इस तीनों ममालिक का जो आप नाम लिया है, बदकिस्मती से ये तीनों ममालिक में जो सिविल सोसाइटी है, यानी जो सिविक सेंस थी, जो सिविक नेशनलिज्म थी, जो वो कौमियत का वो धारा, वो कौमियत का वो मिजाज और वो समझ, जिसकी मैं पहले ही तज़किरा किया था, जिसकी बुनियाद मल्टीकल्चरलिज्म पर थी और हारमोनी पर थी, आपसी मिलजुल के रहने के जो तौर तरीके पे था, उस पर बुनियादी तौर पर समझौता किया जा रहा है। और इस तरह के कौमियत, इस तरह के नेशनलिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसको हम लोग मेजोरिटेरियनिज्म कहते हैं। यानी ये तीनों खित्ते में, इस तीनों ममालिक का जिसका आपने नाम लिया, हिंदुस्तान, श्रीलंका और म्यांमार, आप देखे होंगे कि इस तीनों जगह के जो मेजॉरिटी कम्युनिटीज़ है, यानी जो डेमोग्राफिक एतबार से, जो रिलीजन के एतबार से जो अक्सरियत तबका है, वो अपने देश के कौमियत को बुनियाद या कोर उसी को बना रहा है, बाकी को पेरिफेरी पर पुश कर रहा है। जबकि हकीकत यह है कि जैसे श्रीलंकन नेशनलिज्म का मानी ये था कि तमाम श्रीलंका के जो सिटीजन हैं, जो शहरी हैं, उस
श्रीलंका की जो कौमियत है जो उसके हिस्सा हैं। यही बात म्यांमार की थी और यही बात हिंदुस्तान की थी। हिंदुस्तान तो मॉडल था, लेकिन यहां पे इस तरह के कौमियत को बढ़ावा दिया जा रहा है जिसको हम लोग कहते हैं जेनोफोबिया, वी एंड देम के बुनियाद बनाया जा रहा है। और मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है वी को आइडेंटिफाई कर रही है मेजॉरिटी के बुनियाद पर और देम को आइडेंटिफाई कर रही है माइनॉरिटी के बुनियाद पर। ये एक सवाल यहां पर यह जरूर बनता है कि यहां जो इस खित्ते में, इस इलाके में जिस तरह से इस्लामोफोबिया का मामला बढ़ रहा है, आपको क्या लगता है कि क्या यह इसी खित्ते की पैदावार है या जो ग्लोबल सतह पर इस्लामोफोबिया कहीं ना कहीं से नजर आता है उसका एक हिस्सा है या उससे असरअंदाज हुआ है? एक चीज मैं वाज़ेह तौर पे बता रहा हूं कि ये इसको इंपोर्ट नहीं किया गया है, लेकिन बाहर का नेक्सस जरूर है। जैसे आज हिंदुस्तान में मैं ये मान के चलता हूं कि इस्लामोफोबिया की बुनियाद उसी दिन पड़ गई जिस दिन हिंदुस्तान और इजराइल के बीच फॉर्मली ताल्लुकात कायम किए गए। यानी जो मॉडल इजराइल में है फिलिस्तीनियन के साथ जो ताल्लुक करने का, जो बर्ताव करने का, सलूक करने का, उसी मॉडल को हम ग्रेजुअली धीरे धीरे एमुलेट कर रहे हैं, उसको इंपोर्ट कर रहे हैं। और पूरी इजराइल की जो सोसाइटी है, जो स्टेट है, वो एक तरह के रेसिज्म पर बेस करता है, रेसिज्म पे बेस करता है। ठीक वो मॉडल बना हुआ है हिंदुस्तान के लिए और म्यांमार के लिए। श्रीलंका के बारे में अभी भी मैं थोड़ा सा बहुत ही वाज़ेह तौर पर नहीं कह सकता हूं, लेकिन ये साउथ एशिया के दो ममालिक बिल्कुल इजराइल के मॉडल पे जा रहे हैं। और ये सबसे बड़ा वाज़ेह कब हो गया कि आप जिस तरह से म्यांमार के अंदर रोहिंग्या मुसलमानों का जिस तरह से कत्ल गारत किया गया और जो बर्बरियत दिखाई गई, वो इंसानी तारीख का सबसे बड़ा अलमिया मैं कहूंगा, और पूरी दुनिया ने देखा उसे। हिंदुस्तान में आप देखे होंगे कि अभी जो ये कोविड का जो पैंडेमिक चल रहा है, इस पीरियड में कुछ ऐसी बातें कही गई और कुछ ऐसा काम किया गया जो कहीं ना कहीं इस्लामोफोबिया को सिर्फ बढ़ावा ही नहीं दे रहा है, बल्कि इस्लामोफोबिया को बड़े पैमाने पर प्रमोट किया गया। यानी जो चीजें 1000 ईयर्स में नहीं हुई, ओवरनाइट कर दिया गया। मुसलमानों को तबलीगी जमात को आइडेंटिफाई किया गया, स्टिग्मेटाइज उसको किया गया एक तरह के, और उसको स्टीरियोटाइप किया गया, डेमोनाइज किया गया, जेनोफोबिक एटीट्यूड उसके खिलाफ, मुसलमानों को, तबलीगी जमात को एक इंटरनल थ्रेट के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि तबलीगी जमात को बुनियाद बनाकर, उसको जरिया बनाकर इस्लाम को और इस्लाम के मानने वालों को इंटरनल थ्रेट बनाया गया और कोरोना जिहाद कहा गया कि मुसलमान जो है, ये तबलीगी जमात जो है, ये कोरोना जिहाद कर रही है। यानी ये कोरोना फैलाकर यहाँ के बाकी आवाम को किल कर रही है, तबाह कर रही है, देश को, समाज को तबाह कर रही है। कुरान को कोरोना कहा गया कि कुरान ही कोरोना है, इस तरह से कहा गया। यह दुनिया की तारीख में यह पहला खित्ता है जहां इस्लाम को बिल्कुल वाज़ेह तौर पर सोर्स ऑफ कोरोना आइडेंटिफाई किया, मुसलमानों को एज ए ट्रांसमीटर्स एंड कैरियर आइडेंटिफाई किया गया, कुरान को वाज़ेह तौर पर एक कुरान से कहा गया कि असल में कोरोना यही है, कोरोना। तो इससे हुआ यह कि आप देखिए कि इस देश में पहले से ही, इस कोविड के पहले से ही एक तरह के नस्ल परस्ती का सबसे जो घिनौना शक्ल होता है, लिंचिंग, वो चल रहा था। लिंचिंग के पहले बहुत सारे काम किए गए, वो लिंचिंग चल रहा था, और वो लिंचिंग उस मॉडल पर चल रहा था जो व्हाइट प्रोटेस्टेंट्स अमेरिकन्स ने जो वहां के इंडिजिनस अवाम के साथ किया था अमेरिका में, ठीक उसी मॉडल को, और वहीं से उसको बोरो किया गया और यहां पे इस्तेमाल किया गया, उसको इंप्लीमेंट किया गया हिंदुस्तान में। तो एक तो ये पहले से चल रहा था, फिर इसी पीरियड में जब वाज़ेह तौर पर इस्लाम को एंड मुसलमानों को कोरोना से जब आइडेंटिफाई किया गया, तो मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत है वो शूटअप कर गया, नफरत शूटअप कर गया। आप मार्क किए होंगे कि कई जगह हॉस्पिटल्स में ये आया कि मुस्लिम मरीजों को ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा है, एडमिट नहीं किया जा रहा है, हमला औरतों को मजबूर किया जा रहा है, उनको भगाया जा रहा है, मुस्लिम खवातीन को क्यू से, जहां राशन और वेलफेयर चीजें बट रही थी, वहां से हटाया गया। और ये आम तौर पर ये एक तरह का फोबिया क्रिएट किया गया मुसलमान के खिलाफ और इस्लाम के खिलाफ। और नतीजा ये हुआ। इस मसले का हल आप कहां देख रहे हैं? देखिए, क्या आपको लगता है? इस मसले का हल ये है कि
जो सिविक सेंस है, जो सिविक नेशनलिज्म है, अगर वो फिर से रीअसर्ट नहीं किया, यानी हमारी कौमियत की जो नजरिया थी और जो नजरिया है आज भी, मैं मान के चलता हूं कि यहाँ का अक्सरियत अवाम जो है कौमियत के उसी नजरिया को लिया है जो जिसको गांधी और नेहरू और हमारे फ्रीडम फाइटर्स तमाम लोगों ने जिस चीज को वो किया था, पैदा किया था, कंस्ट्रक्ट किया था। अगर उस नेशनलिज्म पे, उस कौमियत के धारा पे और उस कौमियत के नजरिया पर अगर हम कंप्रोमाइज करेंगे तो उसका आउटकम जो होगा, उसका जो कॉन्सिक्वेंसेज होगा वो यही होगा कि भारत के अंदर समाज में वी एंड देम का डिकोटॉमी, एक बाइनरी फ्रेम डेवलप होगा और वो बाइनरी फ्रेम में के वजह से एक तरह के जेनोफोबिया क्रिएट होगा जो इस तरह के जहनियत को, नस्ल परस्ती को रीइंफोर्स। आपको लगता नहीं है कि जो सेकुलर ताकतें हैं या जो सिविल सोसाइटी जिसकी बात आप कर रहे थे, जिसको असर्ट करना चाहिए, वो कहीं ना कहीं से सिमटती हुई नजर आई हैं और कमजोर होती? बहुत ही बेहतरीन आपने क्वेश्चन किया है। बुनियाद यही सबसे बड़ी हमारी ट्रेजेडी यहीं पे है कि किस तरह से इस देश की, जिसको हम लोग सिविल सोसाइटी कहते हैं, वो किस तरह से कंप्रोमाइज ही नहीं किया है। मैं मान के चलता हूं कि एक तो ओवरऑल जनरल वे में भी हमारे समाज में इस वक्त बहुत ज्यादा बहरान है, क्राइसिस है, तरह तरह के क्राइसिस है। मुसलमानों से के मुतालिक सिर्फ एक पहलू है, हर तरह के क्राइसिस है और बदकिस्मती से सिविल सोसाइटी बिल्कुल फील्ड से डिसअपियर हो चुकी है। लेकिन अगर मुसलमानों के तनाजुर में देखा जाता है तो सिविल सोसाइटी का रोल सिर्फ डिसअपियर का ही नहीं हो जाता है, वो एक तरह का विलेन का हो जाता है, एक तरह के निगेटिव के तरह से हो जाता है। यही सिविल सोसाइटी के लोग जो पहले वोकल थे या तो खामोश हो जाते हैं या फिर तसादुम के दूसरे सिविल सोसाइटी, सेकुलर ताकतें, ये सब तो कहीं ना कहीं से सिमटती नजर आई हैं। मुसलमानों में जो लीडरशिप है वो है नहीं, तो आखिर किस डायरेक्शन में जा रहा है या भारत की जो सियासत किस डायरेक्शन में जा रही है? देखिए, मैं तो ये वाज़ेह तौर पर देख रहा हूं कि भारत जो है, यानी हमारी सोसाइटी, द आइडिया ऑफ इंडिया जो है, ये बहुत ही बुनियादी तौर पर इसमें तब्दीली आ रही है। डेमोक्रेसी पर बुनियादी तौर पर तब्दीली हो रही है, समझौता किया जा रहा है और ये एक मेजोरिटेरियन स्टेट की तरफ मूव कर रहा है, एक हिंदू मेजोरिटेरियन स्टेट की तरफ मूव कर रहा है और एक तरह से मनुस्मृति के तौर तरीके से, उसके बताए हुए जाब्ते से, उसके जो तस्वूर है, उसके सोशल रिलेशनशिप का जिसकी बुनियाद मनुस्मृति है, उस पर सोशल रिलेशनशिप को ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। तो इंडिया तो इस तरह के एक ट्रांजिशन के फेज से गुजर रहा है, लेकिन जिस ट्रांजिशन के फेज से गुजर रहा है वो जो प्रोसेस है ट्रांजिशन का, वो पॉजिटिव नहीं है, वो निगेटिव है। वो उस पर वो अनडेमोक्रेटिक होता जा रहा है, इंटरनल सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है और मजहब के नाम पर ऐसे में क्या कोई पॉजिटिव उम्मीद रखी जानी चाहिए? कैसे रखी जाए पॉजिटिव उम्मीद आने वाले वक्त को? कैसे मेरा ये मानना है कि इस देश में जो ताकत है, जो ओरिजिनल ताकत है, वो मुस्बत है, यानी पॉजिटिव फोर्सेज बहुत ज्यादा ताकतवर है। बदकिस्मती से वो खामोश है। मेरा यह मानना है कि वो जिस दिन, अभी भी मैं पुरुमीद हूं तमाम तरह के क्राइसिस के बहरान के बाद और हर तरह से कन्फ्लिक्ट के बाद भी मैं पुरुमीद हूं अपने हिंदुस्तान के भाइयों से कि अगर उनको ये एहसास हो जाए कि हम अपने मुस्तकबिल को तबाह कर रहे हैं अपने ही हाथों से, तो मैं समझता हूं कि इस बात का एहसास हो जाना ही इस मसले का हल शुरू हो जाएगा। तो तमाम चीजें हैं, ये अवाम के, जिसको हम लोग कहते हैं कि नाउ द बॉल इन द कोर्ट ऑफ द पीपुल, तो ये पीपुल के कोर्ट में ही बॉल है। जिस दिन इसको एहसास हो जाए कि हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं, हमारा मुस्तकबिल इस रास्ते से हल नहीं हो सकता है, तो मैं समझता हूं कि इस मसले का हल हो यानी एक बड़ी ताकत है जो कहीं ना कहीं से वो हसास है और सेंसिटिव है, लेकिन अभी खामोश है। खामोश है। लेकिन कुछ ऐसे लोगों को जो हसास हैं, बहुत ज्यादा हसास हैं, उनको जगाने की ज़रूरत है, उनको ज़्यादा अवेयर करने की ज़रूरत है। तो जब जिस मुस्बत पहलू की बात कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तान में आने वाला वक्त काफ़ी पॉजिटिव होगा और इस्लामोफोबिया पर कहीं ना कहीं से लगाम लगेगी। इस उम्मीद के साथ आपको दो जुमला मैं ये कहूँगा कि देखिए, हमारे देश में अगर डेमोक्रेसी एंड सेकुलरिज्म अगर कमज़ोर हो रहा है तो ये कहीं से गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए किसी को भी कि ये डेमोक्रेसी एंड सेकुलरिज्म सिर्फ मुसलमानों के लिए है। जिस तरह से इस देश के राइटिस्ट पॉलिटिकल फोर्सेज ने, आइडियोलॉग्स ने इसको प्रोपोगेट किया, इसको बढ़ावा दिया कि सेकुलरिज्म सिर्फ मुसलमानों के लिए है, ऐसा नहीं है। सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी एक नजरिया है जिसके बुनियाद पर आप सोशल रिलेशनशिप को कार्व आउट करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं।
तो ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं था, ये पूरे समाज को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए था। जी, जी। अगर ये कमजोर हो रहा है तो अब ये तय करना पड़ेगा कि आप किस बुनियाद पर समाज को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। और मेरा ये मान के चलना है कि अगर इस दो नजरिया पर अगर बुनियादी तौर पर अगर समझौता हो रहा है सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी पे, तो कोई एक ऐसा नजरिया नहीं है जिसके बुनियाद पर आप ऐसे सोसाइटी को कंस्ट्रक्ट करें जिस सोसाइटी में कुछ यूनिवर्सल वैल्यूज आए, जैसे जस्टिस का, इक्वलिटी का, डिस्ट्रीब्यूशन का, आपको लगता है, हार्मोनी का। आपको क्या कितनी उम्मीद लगती है, आप मुस्बत पहलू देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में, एकदम मुख्तसर में हम जानना चाहेंगे कि हिंदुस्तान चूंकि इस क्षेत्र में, इस इलाके में सबसे बड़ा मुल्क है, यहाँ अगर कोई पॉजिटिव डायरेक्शन में काम होता है तो इसका असर पूरे साउथ एशिया में कितना पड़ेगा, म्यांमार या हम श्रीलंका की बात जो अभी कर रहे हैं? देखिए हमारे यहाँ साउथ एशिया को आप नेचुरल ज्योग्राफी देखिए, साउथ ऑफ हिमालय ये एक सिंगल प्लेट पे कायम है, और जो डिवीजन है वो प्योर आर्टिफिशियल है। इसकी डेस्टिनी जो है, इसकी मुकद्दर जो है यूनिटी में है। इस पूरे साउथ एशिया के जो खिता है, इसकी मुकद्दर, इसका मुस्तकबिल यूनिटी में है। जी जी। एक सिंगल ज्योग्राफिकल प्लेट पे कायम है, और ये आज से ही नहीं कायम है। दूसरी बात यह है जो मैं पहले ही कह चुका था कि एक सिंगल ज्योग्राफिकल प्लेट पर शुरू से डाइवर्सिटीज रही है, नेशनलिटीज रहे हैं, यहां पर कौमों की जिंदगी रही है। तो ऐसा नहीं है कि अगर एक सिंगल प्लेट है तो सोसाइटी भी मोनोलिथिक हो, सोसाइटी जो होमोजेनियस हो। हमेशा सोसाइटी हेट्रोजेनियस एंड ऑन ए सिंगल ज्योग्राफिकल प्लेट, जिसको हम लोग कहते हैं, इस पे रहा है। तो अगर जो हमारे यहाँ डिवीजन है, ये मैं मान के चलता हूं, चाहे सोसाइटी के लेवल हो या स्टेट के लेवल पे हो, ये प्योर आर्टिफिशियल है, यानी प्योर मसनवी है, पॉजिटिविटी है, और एक सिल्वर लाइन आप देख पा रहे हैं। और हमें भी उम्मीद है कि पूरे खित्ते में, पूरे जो साउथ एशिया में कहीं ना कहीं से एक पॉजिटिव हवा चलेगी, और इस्लामोफोबिया जिस तरह से असरअंदाज हुआ है पूरा इलाका, वो कहीं ना कहीं से लगाम लगेगी उस पर, और सोसाइटी जो है और यहाँ की सियासत भी उसी डायरेक्शन में मुस्बत होगी। और इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। डॉक्टर मोहम्मद सरार साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त।